हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर कैपेसिटर्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। समझ में आया? कंडक्टर के बारे में हमने बताया था कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। आप कंडक्टर के को चार्ज करोगे तो चार्ज टोटल जो होता है वो सरफेस पे क्या होता है? रिसाइड हो जाता है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि कंडक्टर जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस या वॉल्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, आई मीन कंडक्टर के हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? सेम होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस नियर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है उसका वैल्यू कितना होता है? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो। क्या होता है? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो होता है। तो देखो यहाँ मैंने फॉर आवर कन्वीनियंस हमने क्या किया? एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है जिसका रेडियस क्या है? आर है। अब कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हम बाद में देखेंगे। तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की। तो कैपेसिटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। क्या है? इट इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। लार्जर द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, मोर चार्ज इट विल स्टोर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, समझ में आने? ये तो जस्ट डेफिनेशन हो गया कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब मैथमेटिकली हम कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम अभी देखेंगे। और अभी ये भी हम देखेंगे कि कोई भी कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे हम क्या इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या स्टोर कर सकते हैं? क्या इनफाइनाइट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज या कुछ ही चार्ज स्टोर कर सकते हैं? या चार्ज स्टोर बाय द कंडक्टर, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कंडक्टर जो है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है? ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी देखो ये क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर है। अब हमने क्या किया? इस पे क्यू चार्ज इसको दिया। ठीक है, तो क्यू चार्ज दिया तो इस पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कितना होगा? के क्यू अपॉन क्या होता है? आर होता है। ये आपको मालूम है, के क्यू अपॉन क्या होगा? आर होगा। यहाँ से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्या होगा? 4 पाई R इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू V। V क्या है? पोटेंशियल ऑफ द क्या होगा? कंडक्टर। क्या है? V इज पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, Q इज क्या होगा? चार्ज ऑफ द कंडक्टर एंड 4 पाई एप्सिलॉन जीरो R इज नथिंग सम कांस्टेंट। यहाँ से हम बोल सकते हैं ग्रेटर द चार्ज ऑफ द कंडक्टर मोर विल बी इट्स पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा? हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कंडक्टर। क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कंडक्टर। जितना ज़्यादा क्या होगा? चार्ज होगा कंडक्टर पे, उतना ही क्या होगा? उसका पोटेंशियल होगा। ग्रेटर द चार्ज ऑन द कंडक्टर मोर विल बी इट्स पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन C। क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन C। क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन C। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? C। ठीक है, तो C इज कॉल्ड क्या? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। Q is called capacity of conductor। क्या होगा? It is called capacity of conductor। ठीक है, क्या होगा? Capacity of conductor। तो larger the value of क्या होगा? Capacity of conductor, more charge it will store and vice versa। अब for spherical capacitor देखो यहाँ से कंपेयर करो इस इक्वेशन से तो तुम बता सकते हो कि कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर जो होगा वो क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्या होगा? आर होगा। क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। कितना? 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। फॉर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर
इट्स कैपेसिटी जो होगा वो क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है R। आई मीन कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर जो होता है वो क्या चीज पर डिपेंड करेगा, स्फेरिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या चीज पर डिपेंड करेगा कि किस मीडियम में कंडक्टर को रखा गया है और उस स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस क्या है। समझ में आया क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है वो क्या है। तो C इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा R हो जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर यहाँ लिख सकते हैं कैपेसिटी C ऑफ क्या होगा ऑफ कंडक्टर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, सिंपल स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड ऑन क्या चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड, ठीक है। और B क्या होगा रेडियस ऑफ क्या होगा, रेडियस ऑफ कंडक्टर। दो चीज पे क्या होगा डिपेंड करेगा, ठीक है। यहां से ग्रेटर द क्या होगा, ग्रेटर द कैपेसिटी, ग्रेटर द क्या होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ C, मोर चार्ज it will store and vice versa, ठीक है। क्या होगा vice versa, समझ में आया ना क्या होगा, जितना स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटी जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मीडियम और रेडियस। जितना ज़्यादा क्या होगा रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा वो चार्ज क्या होगा स्टोर करेगा। मैंने बताया कैपेसिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, क्या होता है एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, ठीक है। तो जितना ज़्यादा किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी होगी उतना ही क्या होगा वो चार्ज को क्या करेगा स्टोर करेगा, ठीक है। यहाँ एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो फिर अब कोई पूछे आपसे कि कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी तो आप क्या बताओगे, यूनिट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। देखो यहां से क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए क्या होगा कंडक्टर, ठीक है। या इसी को हम क्या बोलते हैं आइसोलेटेड कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो तो यहां से C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई क्या हो जाएगा B, सही है। इसको लिख सकते हैं कूलम, ठीक है, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। और इट इज कॉल्ड क्या होगा SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट क्या होता है, क्या होगा कूलम पर वोल्ट। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा फैराड, ठीक है, क्या होगा फैराड। इसको क्या करते हैं कैपिटल F से हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो जनरली क्या होता है कैपेसिटी जो होता है क्या, अब देखो 1 फैराड, इसको 1 फैराड, ठीक है। कभी कभी क्या होगा 1 फैराड, तो फैराड जो होता है वो कैपेसिटी का बहुत ही लार्जर यूनिट होता है। तुमको ये भी हम लिख सकते हैं कि यदि आपको 1 कैपेसिटी का स्फेरिकल क्या कंडक्टर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए कितना साइज होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो मान लो कि क्या है, यही स्फेरिकल क्या है कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है। इसका रेडियस क्या है R है। आप इसका C कोई पूछे तो क्या बताओगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा R। अब मुझे क्या करना है 1 फैराड का क्या करना है कैपेसिटी का कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर डिजाइन करना है, ठीक है। और ये स्फेरिकल कंडक्टर कहाँ रखा गया है, एयर में रखा गया है, समझ में आया ना। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ठीक है। यहाँ से देखो R इज इक्वल टू क्या होगा तुमको मालूम है 9 × 10⁹
क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो यदि आपको 1 फैराड कैपेसिटी का स्फेरिकल कंडक्टर डिजाइन करना है तो उसका रेडियस आप देख सकते हो कि कितना है। अर्थ का रेडियस कितना होता है यार? 64 क्या है? अर्थ का रेडियस कितना होगा? 6400 क्या होता है? किलोमीटर होता है। सही है ना यार? समझ में आया ना? तो देखो ये कि यदि 1 फैराड का क्या करना है आपको, कैपेसिटी कंडक्टर क्या करना है, डिजाइन करना है स्फेरिकल कंडक्टर, तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए? 9 × 10⁻⁴ क्या होता है? 9 मीटर। तो रियली में आइडियल में आप देखोगे तो 1 फैराड जो होता है वो क्या होता है? बहुत लार्जर कैपेसिटी ऑफ क्या होता है? कंडक्टर होता है। इसलिए जनरली कैपेसिटी जो लिखा जाता है वो आपको क्या चीज में मिलेगा? माइक्रो, ठीक ना? माइक्रो फैराड और क्या होगा? नैनो फैराड में क्या होता है? मिलता है। तो यहाँ नोट में लिख लेना है, ठीक है? नोट में समझ में आया ना? ये लार्जर यूनिट क्या है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन ए स्फेरिकल कंडक्टर हुज रेडियस इज इक्वल टू 9 × 10⁹ मीटर। समझ में आया ना? यदि आपको एक क्या है 1 फैराड कैपेसिटी का स्फेरिकल कंडक्टर डिजाइन करना है तो उसका रेडियस क्या होना चाहिए? 9 × 10⁹ होना चाहिए, जो अर्थ के रेडियस से भी बहुत बड़ा है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इतने रेडियस का आप स्फेरिकल कंडक्टर डिजाइन कर सको? नहीं पॉसिबल है। इसलिए जनरली कैपेसिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? माइक्रो में। तो 1 माइक्रो फैराड का मतलब क्या होगा? 10⁻⁶ फैराड। और 1 क्या होगा? पिको फैराड का मतलब क्या होगा? 1 नैनो फैराड लिख देता हूँ, 1 NF फैराड, FARAD फैराडे, माइकल फैराडे के नाम से ये चीज दिखा है। तो 1 नैनो फैराड का मतलब क्या होगा? 10⁻⁹ फैराड। 1 क्या होगा? पिको फैराड जो दिया रहेगा वो क्या होगा? 10⁻12 फैराड। ठीक है? ये ध्यान रखना है, कन्वर्जन की कभी जरूरत होती है। समझ में आया ना? ठीक है? अब यदि मान लो कि मैं ये सोचूं, देखो ध्यान से, इफ, इसलिए क्या होगा? समझ में आया ना? इसका यूनिट क्या होगा? ये आप यहां से देख सकते हो। उसके बाद यदि मान लो इफ वी कंसीडर अर्थ एज एन स्फेरिकल कंडक्टर देन व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटी? क्या होगा? उसका कैपेसिटी क्या होगा? तो कैपेसिटी ऑफ क्या होगा? अर्थ। ठीक है? अर्थ को जब हम स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर करते हैं, देखो ध्यान से, ये अर्थ है, हमने मान लिया ये क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ? r दिया हुआ है। ठीक है? तो अर्थ का जो कैपेसिटी लिखोगे या आइसोलेटेड कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा? 4πε0 क्या होगा? r। ठीक है? देखो ये कहाँ रखा गया है? ईयर में। ठीक है? समझ में आया ना? C फॉर अर्थ, आई मीन कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अब इसका वैल्यू तुम आसानी से लिख सकते हो और लिख करके बताओगे। देखो ये कितना आएगा? 4πε0 इंटू क्या होगा? 6400 किलोमीटर। यही होता है ना? इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। इसको लिख सकते हैं, देखो 6 इंटू 10⁵ मीटर डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁹। ठीक है? यही होगा ना? यहां से देखो कि यूनिट क्या आएगा तो तुमको मालूम चल जाएगा कि कैपेसिटी अर्थ की कितनी कैपेसिटी होगी। आई मीन अर्थ को यदि आप स्फेरिकल कंडक्टर मान लो तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। और यहाँ से हम ये भी डिसाइड करेंगे कि यदि अर्थ को हम स्फेरिकल कैपेसिटर कंसीडर करें तो मैक्सिमम में कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ से देखो तुम लिख सकते हो C का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 6400। ठीक है? इंटू क्या होगा? 10⁵ मीटर इंटू क्या होगा? 9। देखो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁹। ठीक है? तो 64/9 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। और इसको लिख सकते हैं 6400 देखो 10⁻�6/9 यहाँ लिखेंगे फैराड। फैराड यूनिट होता है। ठीक है? क्या होगा? फैराड, कैपिटल F। इसको तुम सिंप्लीफाई करो तो देखो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा? ठीक है? क्या मिल जाएगा? यहाँ से तुम देख सकते हो कि कितना वैल्यू होगा। ठीक है? तो ये कितना आएगा बता सकते हो तुम लोग?
10⁵, 9 × 10⁹, ठीक है। तो -4 हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, बताओ कितना आएगा, 64, कितना आएगा, 94, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, रेडियस सही लिया है ना, 6400 किलोमीटर, यही है ना, सही तो है, 4500, ये आई थिंक कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना तुम लोग, यहाँ से सही तो लिखा हूँ, माइक्रो 64, ठीक है, अपॉन 9 माइक्रो फैराड आएगा। यहाँ से ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है, समझ में आया, 7, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 कुछ ऐसे आएगा, 7, आई थिंक देखो यही आएगा माइक्रो फैराड, आई थिंक इतना ही आएगा, देख लो तो, ठीक है, कितना होगा 711 माइक्रो फैराड, जो इसका वैल्यू नियरली आएगा, ये समझ में आया कि कैसे, 9 7 63, फिर 10 1, फिर कितना हो जाएगा 1, तो 711 माइक्रो फैराड क्या होगा, आंसर आएगा। तो यदि अर्थ को आप स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर करते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, 711 माइक्रो फैराड आता है। ये कभी कभी डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट पूछा जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि कंडक्टर जो है वो चार्ज स्टोर करता है, तो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ एक पॉइंट बताता हूँ कि कोई भी मीडियम जो होता है क्या होता है, उसका एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो देखो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, किसी भी मीडियम की किसी मीडियम में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्रॉस अप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स मीडियम जो होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल से मिल करके बना होता है, ठीक है। तो मीडियम क्या हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है। तो मैं इंसुलेटिंग मीडियम की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर का तो बात ही नहीं कर रहा। अभी मान लो कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसके सराउंडिंग में क्या है, एयर है। यदि कंडक्टर को हम क्या करें, किसी अदर मीडियम में रख दें, ठीक है, समझ में आया ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये मीडियम कुछ अलग हो जाएगा, कुछ का कुछ अलग अलग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, लेकिन मैं अभी एयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि जब क्या करोगे, देखो कंडक्टर को क्या करोगे, कंडक्टर को चार्ज करोगे तो चार्ज बढ़ते जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा। कंडक्टर के सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एयर क्या है, एयर जनरली इंसुलेटिंग मीडियम होता है, ये तो आपको मालूम है। तो जब क्या होगा, इंसुलेटिंग मीडियम, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो एयर में क्या है यार, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो एयर में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल्स पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और दे विल स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। उसके बाद क्या हो जाता है कि जो इंसुलेटिंग मीडियम है या एयर है वो कंडक्टर की तरह क्या होगा, बिहेव करना है। जैसे ही वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, उसके बाद आप क्या होगा, जैसे ही इस पे चार्ज रखोगे, चार्ज क्या होगा, एयर में मूव कर जाएगा, क्या होगा, चार्ज होगा वो एयर में मूव कर जाएगा। तो उसके बाद फिर आप फर्दर चार्ज को नहीं रख सकते, जैसे ही उससे ज़्यादा चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा, एयर में फ्लो हो जाएगा। समझ में आया ना। तो क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इंसुलेटिंग मटेरियल with a stand before its start conducting is called dielectric strength of the medium, ठीक है, समझ में आया ना। ये याद रखना है कि मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट insulating medium withstand
with a stand before it start before it becomes simple become conductor is called its dielectric strength। समझ में आया ना? क्या होगा? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखो यहां से ध्यान से, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है तो ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, वो कौन कौन डिसाइड करेगा कि एक तो इसका शेप एंड साइज क्या है वो, और दूसरा क्या होगा मीडियम, नेचर ऑफ क्या होगा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम या नेचर ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम पे क्या होगा। तो यहाँ से लिख सकते हो क्या होगा फॉर गिवन कंडक्टर charge stored by conductor is decided by, ठीक है, चार्ज स्टोर बाय कंडक्टर इज डिसाइडेड बाय द मीडियम in which it is placed। समझ में आया ना? कि यदि कोई कंडक्टर दिया और आपसे कोई पूछे कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो ये कैसे आप बताओगे? तो किस पे डिपेंड करेगा? फॉर गिवन कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटी को, कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि शेप एंड साइज को हमने क्या किया सेम कंसीडर कर लिया। तो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मीडियम पे। समझ में आया ना? किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, ग्रेटर द क्या होगा डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, मोर चार्ज विल स्टोर द कंडक्टर एंड क्या होगा वाइस वर्सा। तो यहां लिख सकते हो लार्जर, ठीक है, लार्जर द वैल्यू ऑफ, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मोर चार्ज, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम more charge, larger the value of dielectric strength of the medium, more charge is stored by conductor, ठीक है, and vice versa। समझ में आया ना? ठीक है, क्या होगा भाई साहब, क्या कि जितना यदि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस होगा, मीडियम के डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा सरफेस पे जो चार्ज है वो क्या होगा एयर में क्या होगा मूव करने लगेगा, और उसके बाद क्या होगा कंडक्टर जो होगा वो फर्दर चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखना है कि कोई पूछे स्फेरिकल कंडक्टर है, देखो ध्यान से, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज क्या है सिग्मा एप्सिलॉन जीरो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा जी, इसके सरफेस पे चार्ज क्यू है, इसका मान लो कि रेडियस क्या है आर है, और यहाँ मैंने मान लिया कि ईबी क्या है या डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने मान लिया, देखो ईडी का मतलब क्या हुआ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैंने ऐसे लिख लिया ऑफ मीडियम कैसा होना चाहिए इंसुलेटिंग, याद रखना कंडक्टर होगा तो नहीं स्टोर होगा, ठीक है, इंसुलेटिंग, ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम। अब यहाँ मैक्सिमम चार्ज देखो मैंने क्या बताया कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इस मीडियम की अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसके क्या होना चाहिए डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा वो तब तक चार्ज स्टोर करता रहेगा,
उसके बाद फर्दर जो होगा वो चार्ज स्टोर करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ में आना कि फील्ड क्या करेगा, ये वाला फील्ड ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ये क्या करेगा, इसके मीडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, पुल करने लगेगा। और इलेक्ट्रॉन्स कुछ समय के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मॉलिक्यूल से क्या होंगे, डिटैच हो जाएंगे। और आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन द इंसुलेटिंग मीडियम एंड हेंस मीडियम विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर। तो जैसे ही कंडक्टर की तरह मीडियम बिहेव करने लगेगा, चार्ज होगा क्या होगा, सरफेस पे फर्दर रिसाइड नहीं होगा, मीडियम में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। और इलेक्ट्रिक स्पार्क जिसको कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं, हमने शायद पढ़ा था, तो फिनोमेनन होने लगता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से तो ये याद रखना है कि यहाँ से क्या लिखे, कंडक्टर भी क्या होगा, स्टोर चार्ज। ठीक है, इफ समझ में आया, इफ क्या होना चाहिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। इतने इस कंडीशन पर क्या होगा, वो क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे ज्यादा या इससे ज्यादा हो जाएगा, जस्ट ज्यादा, तो फिर फर्दर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, मीडियम जो होगा वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही मीडियम कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, चार्ज का मूवमेंट जो होगा मीडियम में होने लगेगा, उसके बाद फर्दर स्टोर नहीं करते। यहाँ से तुम बता सकते हो, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इज लेस देन क्या, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ED। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं Q इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ED इंटू क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ज कोई पूछे Q मैक्स, ये जो कंडक्टर है वो कितना स्टोर किया, तो यहाँ से हम बता सकते हैं। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED इंटू क्या होगा, एप्सिलॉन 0 क्या होगा, ए क्या है, इनर एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ए क्या है, एरिया ऑफ द क्या होगा, सरफेस, ED क्या है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, ये याद रखना। फॉर एयर याद रखना है, फॉर क्या होगा, फॉर एयर ED का जो वैल्यू होता है वो 3 मेगा वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, आई मीन 3 इंटू क्या होगा, 10⁶ मेगा वोल्ट होता है। समझ में आया क्या? यहाँ से तुम देख सकते हो कि मैक्सिमम चार्ज होगा, लेक्चर बनाना हो ना, बोलो तो ठीक है ना, मैं ठीक है, हमें आता 3 × 10⁻⁶ क्या होगा, 6 मीटर मेगा, सॉरी क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, समझ में आना, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ से तुम बता सकते हो कि यदि एयर में कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर हो सकता है। देखो यहाँ से Q मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 10⁶, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ स्फेरिकल है तो 4 पाई क्या हो जाएगा, R²। यहाँ से Q मैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ से कितना, 3 × 10⁶, इसके जगह हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे, R², इसके जगह 3 × 10⁶ अपॉन 9 × 10⁹ R² लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ये कितना होगा, तो ये 1/300 क्या होगा, R²। ठीक है, यही क्या हो गया, Q मैक्स। अब यदि अर्थ दिया हुआ है, यदि मैं अर्थ को स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर कर लूँ और अर्थ को कहाँ रखूँ, एयर में रखूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्या अर्थ है, इसका रेडियस आपको मालूम है, ये एयर। ठीक है, तो इसमें Q मैक्स कितना स्टोर हो जाएगा, ये आपको मालूम है, R6400 किलोमीटर, यही होता है ना। तो देखो यहाँ से Q मैक्स कितना स्टोर होगा, तो 1/300 इंटू 6400 किलोमीटर, यहाँ से लिख सकते हो 64 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻10। अरे समझ में आया क्या? ठीक है, क्या हो जाएगा, 64
100 क्या हो जाएगा 10⁻10 सही है ना 10⁵ इसका मैं गलत लिख दिया है ना 64 इंटू आई मीन क्या हो जाएगा R स्क्वायर तो 64 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ठीक है 300 ये कैंसिल हो गया ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 64/3 इंटू 10⁻, कितना होगा देखो यहाँ से हमने सही लिखा ना यार गलत तो नहीं लिख दिया 3 होगा ना सॉरी यहाँ 3 होगा ना ठीक है 9 इंटू 10⁻9 R स्क्वायर सही है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए यहाँ एक और 0 तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो ये 3 तो 7 हो जाएगा इसको और तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो तो Q इसको सिंप्लीफाई कर लेना Q या मैं ऐसे लिख देता हूँ Q मैक्स ठीक है तो मैक्सिमम इतना चार्ज क्या होगा स्टोर हो जाएगा इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो आई थिंक इसको नियरली क्या लिख सकते हैं कितना देखो 2 1 ठीक है नियरली इंटू क्या है 64 इंटू 10⁻7 होगा ठीक है तो ये तुम कितना हो जाएगा और 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 12 तो यहाँ 8 ऐड कर दो 4 ठीक है और ये 3 1 तो ये कितना हो जाएगा 1 3 4 ठीक है इंटू 10⁻, क्या होगा 7 12 इतना चार्ज क्या हो सकता है स्टोर हो सकता है यदि अर्थ को हम स्फेरिकल कंडक्टर मान लें और उसको क्या रखते हैं एयर में रखते हैं यदि मान लो कि रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है तो कितना कूलम मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा इतना कूलम समझ में आया ना तो ये रहा कि कितना चार्ज कोई भी कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है और उसको किसी मीडियम में रखे हो तो ये पूछा जाए कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ये किस पे डिसाइड हो कौन डिसाइड करेगा वो मीडियम डिसाइड करेगा और उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आई मीन वो मीडियम जो है वो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को सस्टेन कर सकता है बिफोर इट्स स्टार्ट कंडक्टिंग या बिफोर इट्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए कंडक्टर ठीक है समझ में आया अब यहाँ एक पॉइंट और लिखो कि एनर्जी स्टोर बाय द आइसोलेटेड कंडक्टर कितना होता है आपको मालूम है देखो ध्यान से एनर्जी ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एनर्जी स्टोर बाय क्या होगा बाय कंडक्टर कितना होता है तुमको मालूम है देखो Q इज इक्वल टू 1/2 कितना होगा Q स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2 यही होता है ना कोई ये स्फेरिकल कंडक्टर है ठीक है इस पे चार्ज क्या है Q रखा गया है और इसका रेडियस क्या है R दिया हुआ है ठीक है तो ये एनर्जी कितना स्टोर करेगा U इक्वल यही होता है ना इक्वल टू KQ अपॉन क्या होगा 2R अब यहाँ से देखो U को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R लिख सकते हैं ना यहाँ से U इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C सही है क्या अरे ये C क्या है कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर C यही था ना 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा यही है ना यदि मान लो कि इसका पोटेंशियल क्या है V है V इक्वल टू क्या होगा KQ अपॉन क्या हो जाएगा R हो जाएगा यही होगा ना तो एनर्जी जो होगा एनर्जी स्टोर बाय द कंडक्टर जो होता है देखो ध्यान से क्या होगा एक तो होगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C इज इक्वल टू 1/2 C V स्क्वायर सही है अरे हमने अभी देखा था कि Q इक्वल टू क्या होता है Q इक्वल टू क्या होगा C इंटू D सही है क्या तो यहाँ से चेंज करते हैं तो 1/2 Q स्क्वायर बाई C 1/2 C V स्क्वायर और क्या हो सकता है Q V बाई क्या होगा ठीक है ये तुमको क्या करना है याद रखना है क्या करना है याद रखना है इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एनर्जी जो होगा क्या होगा स्टोर बाय द कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहा हूँ Q स्क्वायर अपॉन C क्या है कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर Q क्या है चार्ज ऑन द कंडक्टर यहाँ देखो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा हाफ CV स्क्वायर C क्या है कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर V क्या है पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर यहाँ देखो Q क्या है चार्ज ऑफ द कंडक्टर V क्या है पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर तो QV बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपको याद रखना पड़ेगा अब बोलोगे सर इसका यूज क्या है तो मैं अभी बता रहा हूँ देखो क्या है
इसको हम देख लेते हैं। देखो क्या है, पहले एग्जांपल देख लीजिए। दो स्फेरिकल कंडक्टर दिए हुए हैं। देखो एक कंडक्टर ये है, इसका रेडियस मान लो मैं r1 मान लेता हूँ, ठीक है। ये दूसरा कंडक्टर क्या है, रेडियस इसका क्या है, r2 है। देखो इस पे इसका पोटेंशियल क्या है, v1 है, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या है, v2 है, ठीक है। मान लो कि इस पे चार्ज क्या है, ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको एक वायर से, ठीक है, क्या है, वायर से, कंडक्टिंग वायर से, ऐसे सोच सकते हो, क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है, यहाँ हमने स्विच लगा दिया, ठीक है। और इसको क्या किया, देखो इस पे चार्ज क्या है, Q1 है, और इस पे चार्ज क्या है, Q2 है, ठीक है। कैसे, कंडक्टर है, दोनों क्या है, ये मान लो कंडक्टर ये हो गया स्फेरिकल कंडक्टर, और ये स्फेरिकल कंडक्टर क्या हो गया, V हो गया। समझ में आ गया। इसका पोटेंशियल क्या है, V1, इस पे चार्ज क्या है, Q1, इसका पोटेंशियल क्या है, V2, इस पे चार्ज क्या है, Q2 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं T = 0। तो आपको क्या करना है, फाइंड, ध्यान देना, चार्ज ऑन ईच कंडक्टर आफ्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, चार्ज जो होगा वो क्या होगा, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर क्या होगा, फ्लो होगा, क्योंकि ये कौन सा वायर है, कंडक्टिंग वायर। कौन सा वायर है, ये कंडक्टिंग वायर। समझ में आया क्या है, कंडक्टिंग वायर। तो एक कंडक्टिंग वायर से क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, और जब चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाए। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी सेम हो जाएगा, उसके बाद फर्दर चार्ज फ्लो होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। बी में देखो क्या है, समझ में आया, चार्ज ऑन ईच कंडक्टर आफ्टर इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी आफ्टर इक्विलिब्रियम, ठीक है। सी क्या है, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस। आई मीन ऑफकोर्स क्या होगा, जब जहां पे स्विचिंग दिखे तुमको, ये स्विच है, जब भी स्विच ओपन करो क्लोज करोगे तो कुछ एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आना, क्या होगा, कुछ एनर्जी क्या होगा, इसमें क्या होगा, वायर में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। यदि वायर, कंडक्टिंग वायर का मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं या ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितना टेम्परेचर जो होगा वायर का राइज होगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपको क्या करना है, अब एनर्जी सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो पहले ये बिफोर क्या है, बिफोर कनेक्टिंग स्विच, ठीक है। और आफ्टर इक्विलिब्रियम, देखो यहां में लिखा आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। देखो ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस क्या है, r1 है, ठीक है। अब इस पे मैं चार्ज जो लिख रहा हूं, देखो Q1 डैश, इसका पोटेंशियल क्या है, V1 है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रही, यहाँ S लगा दिया, ठीक है। समझ में आ रही, इसका रेडियस क्या है, R2 है, ये R1 है। इस पे क्या होगा, Q2 डैश चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया, और देखो पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा, तभी तो चार्ज फ्लो होना रुक जाएगा। इसका पोटेंशियल V है, इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। चलो पहले हम C लिख लेते हैं। कैपेसिटी कितना होगा बताना इसका, C1 = 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 लिख लें, और इसका कैपेसिटी क्या होगा, C2 = 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 लिख लें। ये कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। समझ में आया ना, ये भी क्या है, एयर में रखा हुआ है, दोनों कंडक्टर। अब सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हम यूज कर सकते हैं ना। देखो तो इन दोनों पे जो चार्ज है वही क्या होगा, इंटरचेंज हुआ होगा ना। तो हम पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्या होगा,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या लिख सकते हैं, देखो तो Q1 टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल फाइनल चार्ज। सही है क्या? अरे सही है ना, एक इक्वेशन मालूम चाहिए। अब इसके लिए क्या लिख सकते हो बताओ, यहाँ और कैपेसिटी वाला फॉर्मूला देखो तो Q इक्वल टू CV होता है। देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे, Q1 डैश इक्वल टू C1 V, और इसके लिए क्या लिखेंगे बताना, Q2 डैश इक्वल टू C2 V। सही है? अरे सही है ना। अब यहाँ वैल्यू रख दो, देखो यहाँ वैल्यू रख दो तो क्या लिखोगे, देखो तो यहाँ Q1 प्लस क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो C1 V प्लस क्या हो जाएगा, C2 V। ठीक है, यहाँ से कॉमन पोटेंशियल मालूम चलता है, क्या हो जाएगा, देखो Q1 ठीक है प्लस Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू अपॉन क्या होगा, C1 प्लस C2। ठीक है, इसको भी तुम लिख सकते हो। देखो Q1 को क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 V1 लिख सकते हो ना। और इसके लिए क्या लिख सकते हो, Q2 इक्वल टू C2 V। एक यहाँ से एक रिजल्ट भी हो जाएगा, देखो यहाँ से कि Q1 क्या होगा, C1 V1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ से मालूम चल गया आपने। ठीक है, ये कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, समझ में आया? C1 V1, C1 क्या है, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, V1 क्या है, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, C2 क्या है, कैपेसिटी ऑफ सेकंड कंडक्टर, V2 क्या है, पोटेंशियल ऑफ सेकंड कंडक्टर, डिवाइडेड बाय क्या है, सम ऑफ कैपेसिटी ऑफ बोथ द कंडक्टर्स। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल जैसे ही मालूम चल गया, उसके बाद तो हम क्या कर सकते हैं यार, चार्ज आसानी से लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो देखो चार्ज कितना होगा, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, चार्ज कितना होगा, Q1 डैश इक्वल टू क्या होगा, C1 V, और वैल्यू रखो तो क्या लिखोगे, C1, यहाँ क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2। यहाँ क्या लिखेंगे, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V इज इक्वल टू C2। ठीक है, देखो यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या होगा, C1 प्लस C2। समझ में आया क्या? तो देखो ये दोनों चार्ज मिल गया क्या, आफ्टर कनेक्टिंग द स्विच दोनों कंडक्टर पे कितना चार्ज हुआ है अपने को मालूम चल गया, कॉमन पोटेंशियल मालूम चल गया। अब एनर्जी लॉस लिखना है। सबसे पहले एनर्जी लॉस जब भी लिखना होगा, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल टोटल एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, फाइनल टोटल एनर्जी, यही होगा। और अभी मैंने बताया था कि एनर्जी कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर बताया था यार। ठीक है, देखो क्या क्या होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी हो गया, माइनस देखो तो 1/2 क्या हो जाएगा, C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। सही है? अरे कोई डाउट नहीं है ना? यहाँ तुम लिख सकते हो 1/2 क्या होगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। अब V का वैल्यू वहाँ रख दो, और तुम जब इसको सिंप्लीफाई करोगे एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, जिसको तुमको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो देखो यहाँ से एनर्जी लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/2 ठीक है, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ठीक है C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। V का वैल्यू रख दो तो देखो तो C1 V1 प्लस क्या है, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो एक पावर से क्या होगा, यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे आएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द एनर्जी लॉस। ये इसको याद रखना है। कई बार IIT में जनरली डायरेक्ट ये फॉर्मूला यदि याद हो
आपको याद आया, हमने रोटेशन में पढ़ा था कि एक कंडक्टर, एक क्या कंडक्टर नहीं सॉरी, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, रोटेट हो रहा है, उस पर दूसरे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, रख देंगे। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला याद है क्या था, 1/2 I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव द होल स्क्वायर। कोलिजन में मैंने बताया था रेडियस मास, याद आया क्या, समझ में आया ना। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि 1/2 C1 C2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। वेयर C1 C2 क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, बोथ द कंडक्टर्स A एंड B, V1 V2 क्या है, पोटेंशियल ऑफ द क्या होगा, कंडक्टर। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे, देखो यहाँ ध्यान से मैं लिखूँ, नोट में लिखूँ कि इफ M क्या है, मास ऑफ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, S क्या है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ऑफ वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं एनर्जी लॉस हीट में जनरेट होगा ना, तो हीट आई मीन Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, MS डेल्टा T। उसके बाद डेल्टा T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ, Q अपॉन MS लिख सकते हैं। Q का वैल्यू यहाँ से रख दो, देखो 1/2 क्या होगा, C1 C2 अपॉन MS इंटू क्या होगा, C1 प्लस C2 इंटू क्या हो गया, V1 माइनस V2। तो कभी कभी ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में कितना टेम्परेचर जो होगा बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, वो क्या होगा, C1 C2 अपॉन क्या होगा, MS, M क्या है, मास ऑफ द वायर, S क्या है, स्पेसिफिक हीट, C1 C2 इंटू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। अब इसका ड्रॉबैक समझ में आया ना कि इससे ज़्यादा आप चार्ज को क्या कर सकते हो, स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर डिजाइन करते हैं। कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर की जगह हम दूसरा कंडक्टर लेते हैं। दो कंडक्टर जिन पे क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज हो बट अपोजिट नेचर का चार्ज हो, तो वैसे कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो अभी जो क्वेश्चंस बताया इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल, चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी लॉस कितना होगा और टेम्परेचर कितना क्या होगा, राइज करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। कितना